हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो फ़ोनपे ने रिसेंटली अभी सुपर फंड्स लॉन्च किया है, वाई दीज सुपर फंड्स आर नॉट सुपर फॉर यू। फ़ोनपे ने जो ये सुपर फंड्स लॉन्च किया है, बेसिकली है क्या सुपर फंड्स? सुपर फंड्स आपकी फंड ऑफ फंड स्कीम्स है। म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है फंड ऑफ फंड स्कीम्स। फंड ऑफ फंड स्कीम्स क्या करती है कि जैसे कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो फंड ऑफ फंड स्कीम में फंड मैनेजर आपसे पैसा लेगा, लेकिन आगे दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा निवेश करेगा। अब इसको जो कलेक्टिवली नाम दिया गया है वो फंड सुपर फंड्स नाम दिया गया है। इसमें सुपर फंड्स में जो स्कीम्स इन लोगों ने कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाया है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड। इनको टैगिंग दी गई है रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। कंजर्वेटिव मीन्स कि अगर आपको अपने प्रिंसिपल पार्ट पे प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मेरा प्रिंसिपल पार्ट पे मुझे लॉस ना हो, तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो आप कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में पैसा लगाओगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे एफडी से थोड़ा एक्सेस रिटर्न मिले, लेकिन फिर भी साथ ही में मेरा जो प्रिंसिपल पार्ट है, जो मैं पूंजी लगा रहा हूँ, वो भी सेफ रहे, तो आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो, तो आप मॉडरेट पोर्टफोलियो चूज करोगे। एग्रेसिव कि अगर आपके जो भी पूंजी आप लगा रहे हो उस पर वोलेटिलिटी रहती भी है, तो यू आर ओके विद दैट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। तो इन तीन टैगिंग को रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। बेसिकली जो आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड है, जिस फंड को यहाँ पे कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बना के सुपर फंड नाम दिया गया है, ये फंड बेसिकली 9 साल पुराना है, यानी 9 साल से ये फंड चलता आ रहा है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पोर्टफोलियो में चेंज करके आई थिंक फोनपे ने इसको लॉन्च किया है, जिसको सुपर फंड्स नाम दिया है। तो पहले तो ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये डिटेल्स दी गई है, आप देखोगे जैसे कि बिकॉज मैं भी फ़ोनपे को काफ़ी पसंद करता हूँ, बिकॉज उसका जो ऐप का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी नीट और क्लीन लगता है। तो इवन आई लाइक इट। जब ये बेसिकली सुपर फंड लॉन्च हुआ तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा, बट एक्चुअली ऐसा था नहीं। अगर आप सुपर फंड्स में जाएंगे, सुपर फंड्स में आप देखेंगे फंड के पोर्टफोलियो में देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 3 फंड्स हैं आपके, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, मॉडरेट। तो उस हिसाब से मैंने दोस्तों पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो डिटेल्स दी जा रही है वो मिसलीड की जा रही है। कैसे? मैंने यहाँ पे एग्रेसिव सुपर फंड ओपन करा, उसकी डिटेल्स जाने के अंदर डिटेल जाके देखी, रिटर्न्स कैलकुलेटर में मैं गया, तो आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे मैंने दिखाया आपको। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो रिटर्न्स कैलकुलेटर दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप 1 लाख रुपए निवेश कर रहे हो तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में कितना हो जाएगा, 7 साल में कितना हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा। एक तो पहली बात कि एज पर द सेबी रूल और सेबी की जो डेफिनेशन है, आप चाहे आप एग्रीगेटर हो, चाहे एजेंट हो, चाहे एडवाइजर हो, कोई आपको ये एज एन इन्वेस्टर आपको ये नहीं बता सकता या ये नहीं कह सकता अपने ऐप में कि आपका 1 लाख रुपए 5 साल के बाद इतना हो जाएगा। इस चीज का जो गारंटी वाला चीज है या वो चीज डिफाइन नहीं कर सकते। आई डोंट नो सेबी इस चीज को इनको नजरअंदाज किया है या क्या है, बट आई बिलीव कि सेबी जरूर इस चीज पे डंडा तो जरूर करेगा फोनपे को, बट जो भी है। लेकिन दूसरी बात दोस्तों देखो, जो एक दूसरा जो एक आप लोगों के लिए जरूरी है जानना कि अगर आप देखोगे फंड्स के 3 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न, 10 साल के रिटर्न, आप देखोगे हर सिनेरियो में इस पर्टिकुलर फंड के रिटर्न जो है 12% से ऊपर आ रहे हैं। और इवन आप दूसरी बात ये देखिए कि फंड ने 10 साल के रिटर्न्स भी देखोगे तो भी फंड रिटर्न्स बता रहा है, हालांकि फंड 9 साल पुराना है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि फंड के 10 साल के रिटर्न्स होंगे? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या मिसलीड कर रहे हैं कि एक्चुअली फंड ऑफ फंड जो स्कीम्स होती है अपने, उनकी जो कंस्टिट्यूट्स होते हैं, इनकी जो होल्डिंग्स होती है, वो आगे दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है। तो ये जो दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो इनकी होल्डिंग्स है, उनके रिटर्न्स को यहाँ पे कैलकुलेट करके ये रिटर्न कैलकुलेशन में दिखा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आप ये जानना चाहोगे कि जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को मैंने चुना है उस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। मैं ये नहीं जानना चाहता कि मेरे फंड ने जहां निवेश किया है उसकी होल्डिंग्स में उस होल्डिंग का रिटर्न्स का कंपैरिजन क्या है, मेरे फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, मेरे लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस फंड ऑफ फंड ने आगे जो फंड स्कीम्स चूज की है उसके रिटर्न्स को कंपैरिजन मार के, ये उसके रिटर्न्स को कैलकुलेट करके यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेशन में दिखाया जा रहा है। क्योंकि फंड 9 साल पुराना है तो 10 साल के रिटर्न्स आप दिखा ही नहीं सकते हो। तो आई बिलीव ऐसा है। अगर ये बग है तो बात अलग है, अगर ये बग नहीं है और इस तरीके से दिखा रहे हो तो ये मिसलीड
कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, जो कि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों ये देखिए कि ये भी शायद हो सकता है बग है कि फंड ने 3 साल, 5 साल, 10 साल हर सिनेरियो में 12% रिटर्न दिखा रहे हैं। हालांकि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो को उठा के देखेंगे, क्योंकि ये अलग से आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड स्कीम भी है, तो फंड ने एक्चुअल में अगर 5 साल की रिटर्न देखेंगे वो है 5.64, लेकिन यहाँ पे 12% दिखा रहे हैं। अगर 7 साल की रिटर्न्स की बात करें तो वो एक्चुअल में 9.57 है, यहाँ 12% दिखा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि टेक्निकल बग हो या बग हो, लेकिन ये डिटेल जो है यहाँ पे दी जा रही है थोड़ी सी मिसलीड किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं दोस्तों फंड्स के दूसरे फ्लोस में, फंड के दूसरे इस सुपर फंड्स के दूसरे डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो पहला है कि दीज फंड्स आर नॉट टैक्स एफिशिएंट। एक्चुअली एज पर द रूल जितने भी फंड ऑफ फंड स्कीम्स होती है दे आर ट्रीटेड एज डेट फंड्स, तो उनपे जो टैक्स का जो क्लोज होगा वो भी डेट का क्लोज होगा। तो एज पर द डेट फंड अगर आप 3 साल से पहले अपनी होल्डिंग्स बेचते हो तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, यानी आपकी जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगी वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और एज पर योर टैक्स स्लैब आपको देना होगा। 3 साल के बाद बेचोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पर 20% का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा तो होगा। अब मैं पूछता हूं कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो यानी आपकी अप्रोच ये है कि भैया मुझे 6 महीने 7 महीने के लिए पैसा निकालना है, रखना है, या 1 साल 2 साल, या इवन मैं एग्रेसिव पोर्टफोलियो में भी निवेश कर रहा हूं। अगर मैं प्योर इक्विटी फंड के साथ जाता हूं या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के साथ जाता हूं तो वहां पे मैं अगर 1 साल के बाद निकालता हूं तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता, जहां पे मुझे मेरा जो भी 1 लाख रुपए से एक्सेस में अमाउंट है इस पर 10% टैक्स देना होता। लेकिन मैं अगर एग्रेसिव पोर्टफोलियो भी चूज करता हूं सुपर फंड के साथ में तो भी मुझे यहाँ पे डेट फंड का टैक्सेशन लगेगा, यानी मुझे जो भी अगर मैं 3 साल से पहले पैसा निकाल लिया तो जो भी मैंने कैपिटल गेन जनरेट हुई है उस पर मुझे वो पूरी की पूरी इनकम मेरी इनकम में ऐड हो जाएगी और उसमें से मुझे पूरे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। तो दीज फंड्स आर नॉट टैक्स एफिशिएंट, इसलिए मुझे लगता है कि फंड ऑफ फंड के साथ तो आपको वैसे भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा है इसका कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे जो फोन पे ने जो ये फंड्स लॉन्च कराए, सुपर फंड्स लॉन्च कराए, ये रेगुलर स्कीम्स है। एक तो पहली बात यू आर चार्जिंग X% ऑफ फीस, बिकॉज रेगुलर डायरेक्ट में ये डिफरेंस है कि रेगुलर में आपको ट्रेल कमीशन भी मिलता है, यानी जो भी एग्रीगेटर है उसका ट्रेल कमीशन भी आपके फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता है। इस वजह से फंड की जो मैनेजमेंट कॉस्ट होती है या एक्सपेंसेस होती है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होती है डायरेक्ट से। तो यहाँ पे एक तो आप यू आर पेइंग 0.5-0.7% एक्स्ट्रा, क्योंकि बिकॉज आप रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके साथ में क्योंकि फंड ऑफ फंड स्कीम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि क्योंकि आप जब फंड में निवेश कर रहे हो तो वो फंड मैनेजर आपके पैसे को उठा के दूसरी फंड स्कीम्स में पैसा लगा रहा है, तो वहां का भी कॉस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब यू आर पेइंग X% प्लस Y% एज वेल, तो आप एक्सेस कॉस्ट पे कर रहे हो। आपको मालूम नहीं होगा, हालांकि ये साल का आपको 0.75% या 1% लगता है जो एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे लॉन्गर टर्म में कंपेयर करें तो विदिन अ 20 years और 25 years you will be paying 40% extra cost on your fund corpus। इसमें मैंने एक अलग से ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। तीसरा जो सिनेरियो दोस्तों वो है फ्लेक्सिबिलिटी का। सी गाइस, अगर आप मुझसे एडवाइस लेते हो, मान लीजिए इफ आई एम एन एडवाइजर और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, तो आप आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैंने आपको फंड बताया। अब लेकिन इन स्कीम्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि आपने पहले तो मुझे पैसा दिया, लेकिन साथ में आपने अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज करने के लिए मुझे दे दिया, यानी अब मैं डिसाइड करूंगा कि आपका पैसा कौन सी स्कीम्स में निवेश होगा। अब एज एन फंड मैनेजर मेरे को आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं मालूम है कि आपका पैसा कहां लगना चाहिए, और हो सकता है मैं बायस डिसीजन लूं, क्योंकि बिकॉज मैं आदित्य बिरला सन लाइफ फंड का फंड मैनेजर हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं आपका पैसा आदित्य बिरला सन स्कीम्स में इन्वेस्ट करूं, और ऐसा हुआ भी था। अगर आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड, जो कि इसको सुपर फंड नाम दिया गया है, अगर आप 2018 की बात करें तो जो उसका कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, 2018 की बात कर रहा हूं, हालांकि अभी पोर्टफोलियो में चेंजेस हो गए हैं, लेकिन 2018 में 42% होल्डिंग्स थी कंजर्वेटिव में क्रेडिट रिस्क फंड्स की, यानी क्रेडिट रिस्क फंड्स आपके सबसे रिस्की कैटेगरी फंड्स होते हैं जो डेट कैटेगरी में है। तो जो 2018 में जो फंड की होल्डिंग्स थी उसमें 42% होल्डिंग्स थी क्रेडिट रिस्क की इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी ऐसा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होने के बावजूद भी आपका 42% पैसा क्रेडिट रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में है, रिस्क में था 2018 में। हालांकि अभी पोर्टफोलियो चेंज हो गया है,
तो ये डायनेमिक पोर्टफोलियो, ये कभी भी चेंज हो सकता है। फंड मैनेजर की सोल डिस्क्रेशन, फंड मैनेजर की मुताबिक वो पोर्टफोलियो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको फ्रीडम नहीं है चूज करने की। तो इस पार्ट पे यू आर लूजिंग इन दैट साइड। तो मुझे लगता है ये कुछ जो फैक्टर्स है, एक तो आप रेगुलर प्लान्स में है, ये रेगुलर प्लान्स है, साथ में आप फंड ऑफ फंड मैनेजमेंट, फंड ऑफ फंड ले रहे हो, तो आपको डबल कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। दूसरा, यहाँ पे जो रिटर्न्स दिखाया जा रहा है, फंड्स के कभी 12% रिटर्न रहे नहीं। अगर ये फंड के अंडर की होल्डिंग्स के रिटर्न्स आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो रिटर्न्स दिखाना मुझे लगता है डिटेल्स को मिसलीड करना है। तीसरा, यहाँ पे आपने जैसे मैंने बताया, बिकॉज एज एन टैक्स स्ट्रक्चर दीज फंड्स आर नॉट टैक्स एफिशिएंट, बिकॉज whatever the amount you will be getting that will be treated as debt funds। तो अगर आप 3 साल से पहले अपनी होल्डिंग्स को बेचते हो, तो जो भी आपने अमाउंट जनरेट करा है, प्रॉफिट जनरेट करा है, उस पे पूरे पे आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। उसके अलावा आपको कॉस्ट देखिए, कॉस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा है। जब मेरे पास रेगुलर स्कीम्स अवेलेबल है, प्योर इक्विटी फंड में जाने का ऑप्शन है, तो व्हाई विल आई गो विद द फंड ऑफ फंड स्कीम्स। यहाँ पे बेसिकली इन तीनों एसेट एलोकेशन में आपका पैसा वैसे इक्विटी में, डेट में, थोड़ा सा गोल्ड में और कैश में रखते हैं। बट मुझे लगता है कि ये सुपर फंड स्कीम जो है, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था फोन पे के साथ में, उस पर ये सुपर फंड मुझे एक अच्छा ऑप्शन नहीं लगता। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप भी फोन पे की इस स्कीम्स में जाने की सोच रहे हो, तो यू शुड अवॉइड दिस एक्चुअली, बिकॉज मार्केट में और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी अच्छे फंड्स अवेलेबल है ऑलरेडी। ऐसे जो कस्टमाइज सॉल्यूशंस है हर बार हर किसी के लिए सही नहीं होता। रीजंस मैंने आपको बता दिए। तो आज जस्ट ये छोटा सा ब्रीफ वीडियो था। आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाली वीडियो में फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में और कुछ नया आपको बताऊंगा पर्सनल फाइनेंस में। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो दोस्तों पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।